हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आया हूं। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश जो है वो प्राइमरी का सुपर टेट हो या फिर जूनियर का सुपर टेट हो, इंग्लिश कंपलसरी है। यूपी टेट का जो पहला एग्ज़ाम होता है, जो फर्स्ट एग्ज़ाम यूपी टेट में होता है, उसमें इंग्लिश कंपलसरी नहीं होती है। उसमें ऑप्शन के रूप में आप हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी ले सकते हैं। लेकिन जो सुपर टेट एग्जामिनेशन होता है उसमें इंग्लिश कंपलसरी होती है। इसीलिए ये इंग्लिश सभी बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। आप इससे बच के नहीं जा सकते, क्योंकि आप एक बात ये समझ लीजिए कि आप कोई भी सब्जेक्ट अगर छोड़ देंगे तो सुपर टेट में आप नंबर गेन नहीं कर पाएंगे। अगर आपने नंबर ज़्यादा से ज़्यादा गेन नहीं किया तो आप मेरिट लिस्ट से आउट हो जाएंगे। अगर आप मेरिट लिस्ट से आउट हो गए पास होने के बावजूद, तो आप एक सरकारी सीट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये आप माइंड मेकअप करके चलिएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदी हो, संस्कृत और अंग्रेजी, ये तीनों ही 40 नंबर की आते हैं। तो कुल मिला के कम से कम अगर 10-12 नंबर की, 10 नंबर की तो आपकी इंग्लिश आनी ही आनी है। तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो वीडियो को अंत तक देखते जाइएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला जो पार्ट है वो लेकर आया हूँ आज। इसका पूरा निचोड़ मैं आपको दूंगा। और हमारे प्लेटफॉर्म सफलता एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म में आपको सुपर टेट से रिलेटेड, टीचिंग से जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके, यूपी टेट के, सुपर टेट के, जो भी एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं, उनसे संबंधित सभी सब्जेक्ट्स में मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। दिस इज अनादि मिश्रा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर देखते हैं। गिव वन वर्ड फॉर वन हु हेट्स मैनकाइंड। देखिए, वन वर्ड बताना है, सब्स्टिट्यूशन है ये। आपको बताना है कि वन हु हेट्स मैनकाइंड। देखिए, वो जो मानवता से घृणा करता है उसको हम क्या बोलेंगे। देखिए, पहला नाजिस्ट, फेसिस्ट, मिसंथ्रोप, सैडिस्ट। तो आपको बताना कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है या ऐसा कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो ये डिसाइड करता है कि वन हु हेट्स मैनकाइंड। चलिए देखते हैं थोड़ा नाजिस्ट क्या होता है। देखिए, आप हर एक ऑप्शन का आपको जवाब भी मिलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपको हर एक ऑप्शन का जवाब मालूम नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम टैकल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए कि सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत हाई होने वाला है इस बार, बहुत मेरिट हाई जाएगी। तो इसलिए आप सभी प्रश्नों को नोट करते जाइए। चलिए देखते हैं नाजिस्ट। देखिए, नाजिस्ट क्या होता है। अ पर्सन हु यूज हिज और हर पावर इन अ क्रुएल वे। तो इसको अतिवादी भी बोलते हैं, नाजिस्ट, अतिवादी। जो अपना पावर है, जो अपना रुतबा है, वो इस्तेमाल करता है बहुत ही घृणा से, इन अ क्रूअल वे, तो उसको नाजिस्ट बोलते हैं। लेकिन ये मानवता के विरुद्ध नहीं है, इसको नहीं पर्टिकुलर पार्ट बोलेंगे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। दूसरा देखते हैं फासिस्ट। देखिए, फासिस्ट क्या होता है। फासिस्ट होता है वन पार्टी डिक्टेटरशिप। जो एक ही पार्टी में जो डिक्टेटर होता है, तानाशाह होता है, उसको फासिस्ट बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मिसंथ्रोप। देखिए, मिसंथ्रोप क्या होता है कि मिसंथ्रोप ही है वन हु हेट्स मैनकाइंड। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, वन हु हेट्स मैनकाइंड, मिसंथ्रोप। और आगे देखते हैं सैडिस्ट क्या होता है। देखिए, सैडिस्ट जो है, पर्सन हु गेट्स प्लेजर फ्रॉम हर्टिंग अदर पीपल। वह व्यक्ति जो दूसरों को यातना देकर सुख प्राप्त करता है, उसको हम सैडिस्ट बोलते हैं। और मिसंथ्रोप क्या हो गया, वन हु हेट्स मैनकाइंड। वह जो मानव जाति से घृणा करता है उसको हम मिसंथ्रोप बोलते हैं। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर देखते हैं। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज। जो जनगणना की जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं। इकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, डेमोग्राफी, जीनेओलॉजी। तो ये आपको बताना है कि द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, क्या इसको बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला, इकोलॉजी क्या है। देखिए, मैं आपको सब कुछ बताता जाऊंगा और ये आपको नोट करते जाना है, ये भी आप ध्यान दीजिए। सिर्फ वीडियो देख लेने से आप सरकारी सीट नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
आपको क्वेश्चन नोट भी करना है अपनी कॉपी पे, एक अलग से कॉपी बनाइए। यही एक पढ़ाई की स्ट्रेटजी है कि आप एक कॉपी बना लीजिए और उसको प्रतिदिन उसको फेरिए, उसको देखते रहिए, तभी आप जो है एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इकोलॉजी। देखिए इकोलॉजी क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड सराउंडिंग्स। इज इट क्लियर? तो इकोलॉजी क्या हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र। जो इकोलॉजी हम पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज हम पढ़ते हैं, अभी यूपी टेट के एग्जामिनेशंस पे पढ़ते रहे हैं, तो उसी से संबंधित है पारिस्थितिकी। अब देखिए एस्ट्रोनॉमी क्या होती है। एस्ट्रोनॉमी जो होती है वो होता है वन हु स्टडीज अबाउट हेवनली बॉडीज, अंतरिक्ष शास्त्र। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, डेमोग्राफी। देखिए डेमोग्राफी, ये आपने वर्ड बहुत जगह सुना होगा कि डेमोग्राफी चेंज कर दी गई। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की। तो इसको क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी क्या है ये? तो देखिए डेमोग्राफी ही आपका है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं डेमोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अब आगे देखते हैं जीनियोलॉजी क्या होता है। देखिए जेनियोलॉजी क्या है, किसी परिवार के पूर्वजों के इतिहास का अध्ययन। जो हमारे फोर फादर्स के जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसका जो अध्ययन होता है उसको हम जेनियोलॉजी बोलते हैं। इन सभी को आप नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन सी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको चैनल पसंद आता है, आपको कुछ समझ में आता है, तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्क्रीन पर, बीज आर केप्ट इन, मधुमक्खी कहाँ रहती हैं? तो देखिए आपको ये बताना है कि मधुमक्खियों का घर कौन सा होता है। देखिए अ पैंट्री, अ नर्सरी, एन एपियरी, एन एक्वेरियम। देखिए आपने इस सभी चीज़ें देखी भी होंगी। देखिए पैंट्री, पैंट्री क्या होता है सबसे पहले हम ये जानते हैं, ठीक है। देखिए पैंट्री वो होता है जहां पर खाना या बर्तन रखे जाते हैं। हमने सभी लोगों ने सुना होगा कि ट्रेन में पैंट्री कार, ये सभी लोगों ने सुना होगा, जहां पर भोजन बनाने की, जहां भोजन बनाया जाता है वो पैंट्री होता है। अब ये देखिए नर्सरी क्या होता है, जहां छोटे बच्चे या पौधे रखे जाते हैं। नर्सरी हमने देखा है कि सभी स्कूलों में नर्सरी क्लासेस होती हैं, और नर्सरी वो भी होता है जहां पर छोटे छोटे पौधे रखे जाते हैं। इज इट क्लियर? अब बढ़ते हैं एन एपियरी। देखिए बीज आर केप्ट इन एन एपियरी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो मधुमक्खियों को रखने का स्थान, उसको हम बोलते हैं एपियरी। इज इट राइट? तो ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं, एन एक्वेरियम। ये एक्वेरियम क्या है, हम सभी जानते हैं, यह सजावट का वह सामान जिसमें मछलियां रखी जाती हैं। हम सभी लोगों के घरों में अक्सर पाया जाता है एक्वेरियम, जिसमें मछलियों को हम रखते हैं, तो उसको हम एक्वेरियम बोलते हैं। तो आपको इसका सही जवाब मिल गया, बीज आर केप्ट इन एन एपियरी। इज इट राइट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, और पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक करते जाइए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। देखिए द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो कीड़ों की स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, क्रिमिनोलॉजी, इंटोमोलॉजी, माइकोलॉजी, मटीरियोलॉजी। आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है कि इंग्लिश हम तभी पढ़ सकते हैं, या इंग्लिश हमें तभी समझ सकते हैं, जब हम इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अच्छा करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? तो सभी बच्चों आप ये बहुत ध्यान से समझिए कि आपको ये जो भी वर्ड्स दिए गए हैं कि इन्हें पढ़ना कैसे है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन अगर आपका अच्छा है, तो आपके क्वेश्चन भी अच्छे से आने लगेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें देख लेते हैं कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए क्या होगा इसका सही, क्रिमिनोलॉजी, इंटोमोलॉजी, माइकोलॉजी और मटीरियोलॉजी।
तो इसका बताइए सही उत्तर क्या हो सकता है। देखिए, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंटमोलॉजी। इज इट क्लियर और नॉट? तो देखते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े के वैज्ञानिक अध्ययन को हम इंटमोलॉजी बोलते हैं। अब देखते हैं क्रिमिनोलॉजी क्या होता है। क्रिमिनल हमने सुना है, सभी लोगों ने सुना होगा क्रिमिनल वर्ड्स। तो क्रिमिनोलॉजी का मतलब होता है अपराध का विज्ञान, अपराध विज्ञान। इज इट राइट? माइकोलॉजी क्या है? माइकोलॉजी है जब हम कवक, फंगी, फंगी का जब हम स्टडी करते हैं उसको हम माइकोलॉजी बोलते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंगी। इज इट क्लियर? कवक। अब आगे हम बढ़ते हैं, मीटेरियोलॉजी। मीटेरियोलॉजी से संबंधित क्या है? अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान वही होता है द स्टडी ऑफ स्पेस। स्टडी ऑफ स्पेस इज नोन एज मीटेरियोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्राइमरी के सुपर टेट और जूनियर के सुपर टेट में ये प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे। इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट भी करते जाइए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। देखिए, एक प्रोवर्ब दी गई है, इसका हमें मीनिंग ध्यान देना है कि क्या है मीनिंग इसका। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ऑप्शन देखिए, क्लाउड्स आर नेवर विदाउट अ सिल्वर लाइनिंग, देयर इज अ पॉजिटिव साइड टू एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन। ऑप्शन सी देख लीजिए, देयर इज नो होप इन एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। तो इसको आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, क्लाउड्स ऑलवेज हैव वाइट लाइन्स इन देम। तो इसको थोड़ा सा आप पढ़िए और एक बार इसको थोड़ा सा सोचिए क्या इसका जवाब हो सकता है। बताइए। देखिए, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन नंबर बी जो है इसका, ये इसका सही उत्तर है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोवर्ब एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर? देयर इज अ पॉजिटिव साइड टू एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन। अब हम ये जानते हैं कि प्रोवर्ब एक्चुअली है क्या। बहुत से लोगों को तो प्रोवर्ब ही नहीं पता होगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो देखते हैं प्रोवर्ब क्या होता है, हमें सब कुछ नोट करते जाना है। प्रोवर्ब एक्चुअली कहावतें होती हैं, लोकोक्तियां होती हैं। तो इनको देखते हैं कि प्रोवर्ब क्या है इंग्लिश में। अ शॉर्ट वेल नोन सेंटेंस और फ्रेज दैट गिव्स एडवाइस और सेज दैट समथिंग इज जनरली ट्रू इन लाइफ। इज इट क्लियर? कुछ पॉजिटिविटी जो बढ़ा रहे हैं उनके लिए इसको बोलना है। तो देयर इज अ पॉजिटिव साइड टू एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर देखिए, पॉइंट आउट द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, इसका देखिए ऑप्शन, जिनोसाइड। इज इट क्लियर? अक्सोरीसाइड, इसको क्या बोलेंगे? अक्सोरीसाइड। युक्सो नहीं बोलेंगे इसको, आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर होना चाहिए। अक्सोरीसाइड, एविसाइड, नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना दी एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, जो स्वयं की पत्नी का हत्या कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर आपको। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं, जेनोसाइड क्या है। देखिए, जेनोसाइड जो है इसको हम हिंदी में नरसंहार कहते हैं। क्लियर? नरसंहार। देखा होगा कि आपने, मर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर रेस, पूरी प्रजाति का नरसंहार कर देना, खत्म कर देना एकदम से, ये जेनोसाइड होता है। राइट? तो अक्सोरीसाइड क्या होता है? तो अक्सोरीसाइड ही होता है द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ।
अब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं, ऑप्शन सी देख लेते हैं। एविसाइड क्या होता है, आप सभी इनको नोट करते जाइए। इट इज अ सब्सटेंस विच कैन बी यूज टू किल बर्ड्स। एक सब्सटेंस होता है जो बर्ड्स को मारता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एविसाइड, पक्षीनाशी। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन द स्क्रीन। देखते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। अ हेटर ऑफ विमेन, वह जो महिलाओं से घृणा करता है उसको हम क्या बोलेंगे? द हेटर ऑफ विमेन। तो उसका सही उत्तर बताइए क्या हो सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। मिसंथ्रोप, मिजोगाइनिस्ट, मर्सेनरी, फिलैंथ्रोपिस्ट। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए पहले देखते हैं मिसंथ्रोप क्या होता है। देखिए मिसंथ्रोप क्या है? वन हु हेट्स मैनकाइंड, वह जो मानव जाति से घृणा करता हो, ऐसा व्यक्ति कहलाता है मिसंथ्रोपिस्ट। तो ये मिसंथ्रोप हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, मर्सेनरी, ठीक है। तो देखिए मर्सेनरी क्या है? इंटरेस्टेड ओनली इन मेकिंग मनी। मर्सेनरी क्या होता है? इंटरेस्टेड ओनली इन मेकिंग मनी, जो सिर्फ पैसे बनाने में ही लगा रहता है। और फिलैंथ्रोपिस्ट क्या है? देखिए रिच पर्सन हु हेल्प्स अदर्स, वह व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है, कहने का मतलब उसको बोलते हैं जन हितैषी। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? अ हेटर ऑफ विमेन इज नोन एज व्हाट? क्वेश्चन 7 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मीजोगाइनिस्ट। इज इट क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अ हेटर ऑफ विमेन इज नोन एज मीजोगाइनिस्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्लीज़ अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए। आप अपने जरिए दूसरों को भी सेवा करने का मौका प्रदान करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी रीड, वह जो रीड नहीं किया जा सकता है। अब इसका ऑप्शन क्या है देख लीजिए। इनकरेजिबल, इलीगल, एलिजिबल, इलिटरेट। तो देखिए वह जो रीड नहीं किया जा सकता वो क्या हो सकता है। तो देखते हैं, एक एक ऑप्शन देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। इनकरेजिबल क्या होता है? टू बैड टू बी करेक्टेड। इज इट क्लियर? टू बैड, टी डबल ओ, टू बैड टू बी करेक्टेड, बहुत खराब, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है। विच कैन नॉट बी रीड, जो वह जो रीड नहीं किया जा सकता है। अब हम देखते हैं एलिजिबल क्या है। हैविंग राइट टू डू समथिंग, एलिजिबल वो होता है जो हम कुछ कर सकते हैं। हैविंग राइट टू डू समथिंग विच इज इलीगल ऑल्सो, राइट। नाउ लीगल तो हम सभी जानते हैं वैध होता है, ठीक है। और इलीगल, इलीगल क्या है? इलीगल ही है विच कैन नॉट बी रीड। इज इट क्लियर और नॉट? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इलिटरेट आप सभी जानते हैं, इलिटरेट जो अनपढ़, जो पढ़ नहीं सकता है, विच हु नॉट लिटरेट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर देखते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग 100 ईयर्स। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत एग्जाम में आते हैं और ये बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और जिनको हम बहुत ध्यान नहीं देते हैं। ये भी आपको नोट करते जाना है कि ऐसे क्वेश्चंस पे हम ध्यान भी नहीं देते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस क्या है। 100 ईयर्स, ऑप्शन ए है डिकेड, बी सेंचुरी, सी स्कोर, डी एनुअल। देखिए डिकेड क्या होता है? अ पीरियड ऑफ, देखिए डिकेड क्या होता है? अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। जब 10 वर्ष का समय होता है उसको हम डिकेड, दशक बोलते हैं। और सेंचुरी क्या होता है? ये तो हम सभी जानते हैं, 100 वर्ष का जो समय है यही होता है सेंचुरी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब एनुअल क्या होता है? एनुअल हम सभी जानते हैं, एनुअल एग्जामिनेशन आने वाले हैं, कहने का मतलब वार्षिक एग्जाम होने वाला है। एनुअल मीन्स वार्षिक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10।
स्क्रीन पर देखते हैं। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री इज कॉल्ड। इज इट क्लियर? अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, वह व्यक्ति जो पूरी दुनिया को ही अपना देश मानता हो, उसको हम क्या कह सकते हैं? देखिए, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? ऑप्शन देखते हैं। पैट्रियाट, नेशनलिस्ट, कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन। देखिए, पैट्रियाट हम सभी जानते हैं कि पैट्रियाट क्या होता है? देशभक्त। इज इट क्लियर? देशभक्त होता है पैट्रियाट, तो ये तो हुआ नहीं। नेशनलिस्ट क्या होता है? देखिए, नेशनलिस्ट एक राष्ट्रवादी होता है, जो राष्ट्रवादी व्यक्ति है उसको हम वर्ड यूज करते हैं नेशनलिस्ट। अब बढ़ते हैं आगे। कॉस्मोपॉलिटन। तो देखिए, कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। कॉस्मोपॉलिटन की हिंदी होती है सर्वदेशीय। क्या होती है? सर्वदेशीय। तो सर्वदेशी जो होता है वही होता है अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री इज कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर देखते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और लाइक भी करते जाइए। चलिए देखते हैं। गिव वन वर्ड फॉर द गिवन डेफिनेशन। वन हु राइट्स स्टोरीज एंड न्यूज फॉर अ न्यूज़पेपर। वह जो स्टोरीज और न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ड्रॉट्समैन, हर्बलिस्ट, कॉपीराइटर, करेस्पॉन्डेंट। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या हो सकता है? ऑप्शन देखिए बहुत अच्छे से। तो बताइए इसका जो उत्तर क्या होगा। देखिए, मैं आपको समझा देता हूं। ड्रॉप्समैन क्या होता है? देखिए, अ पर्सन हुज जॉब इज टू डू टेक्निकल ड्राइंग। इज इट क्लियर? ड्रॉट्समैन क्या होता है? तकनीकी आरेख या नक्शा बनाने वाला, इसको हम ड्रॉट्समैन बोलते हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं हुआ। अब हर्बलिस्ट। हर्बलिस्ट क्या होता है? अ प्रैक्टिशनर ऑफ हर्बलिज्म। अ प्रैक्टिशनर ऑफ हर्बलिज्म। देखिए, जो औषधि का ज्ञाता है उसको हम हर्बलिस्ट बोलते हैं। अब कॉपीराइटर क्या होगा ये भी देख लीजिए। अ पर्सन हु राइट्स टेक्स्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। जो विज्ञापन का लेखन जो करते हैं उन्हें हम कॉपीराइटर बोलते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। करेस्पॉन्डेंट। देखिए, करेस्पॉन्डेंट क्या होता है? करेस्पॉन्डेंट की हिंदी संवाददाता भी होती है। इज इट क्लियर? करेस्पॉन्डेंट की हिंदी संवाददाता भी होती है। यही आपका सही उत्तर है। वन हु राइट्स स्टोरीज एंड न्यूज फॉर अ न्यूज़पेपर इज नोन एज करेस्पॉन्डेंट, संवाददाता। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर देखते हैं। कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन टू द फॉलोइंग। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड। देखिए, लाइफ हिस्ट्री जो स्वयं के द्वारा लिखी जाती है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। बिब्लियोग्राफी, कैलीग्राफी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। तो इसको सही उत्तर इसका बताना है आपको कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो स्वयं के द्वारा लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए, बिब्लियोग्राफी क्या होती है पहले हम ये जान लेते हैं कि बिब्लियोग्राफी होती क्या है। अ लिस्ट ऑफ बुक्स ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, ग्रंथ सूची को हम बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकती। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होती है? देखिए, कैलीग्राफी होता है आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली। आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली, सुलेख जो हम सुंदरता से लिखते हैं उसको हम कैलीग्राफी बोलते हैं। बायोग्राफी क्या होती है ये भी जान लेते हैं। देखिए, बायोग्राफी क्या होती है? जीवनी होती है बायोग्राफी। तो द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। जब एक व्यक्ति की स्टोरी कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की स्टोरी जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसको हम बायोग्राफी बोलते हैं। और वही चीज जब किसी व्यक्ति की स्टोरी वो स्वयं लिखता है तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी। जो स्वयं के द्वारा लिखी जाती है जीवनी उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए, पूरा यहां पर निचोड़ मिलेगा आपको
इसलिए ये क्वेश्चंस को नोट भी करते जाइए, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि प्राइमरी और सुपर टेट और जूनियर का जो सुपर टेट है, इन दोनों की मेरिट बहुत हाई जाने वाली है। इस बार आप देख रहे होंगे 97 और 90 में मेरिट बन रही है। उस पर भी कई लोगों का चयन नहीं हुआ है, क्योंकि चयन उन्हीं का होने वाला है जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे। आप ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इस एग्ज़ाम में सिर्फ पास नहीं होना है, आपको मेरिट में नंबर लाना है। अगर मेरिट में नहीं आए, आप पास हैं, तो बावजूद इसके आपको सरकारी सीट नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना है और सभी सब्जेक्ट्स को बराबर पढ़ते जाना है। इस पर आप बहुत विशेष ध्यान दीजिए। और हमारे चैनल सफलता एक्सप्रेस पर आपको टेट से रिलेटेड सभी मटेरियल्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। मैं स्वयं अभी फिर से मैं दोबारा आपके लिए सिलेबस एक लेकर आता हूं, और आप देखिए, उसको समझिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट में पूछिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, इटमोलॉजी। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इटमोलॉजी क्या होता है? देखिए, एक्ट ऑफ स्पाइंग जानते हैं आप, जासूसी। ठीक है, जासूसी करने के लिए। टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, दोष मुक्त होना। लाइकनेस ऑफ अ पर्सन, आई स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। देखिए, इटोमोलॉजी इज नोन एज आई स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? तो इटोमोलॉजी जो होती है शब्द का व्युत्पत्ति। इज इट क्लियर? द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, इट इज नोन एज इटमोलॉजी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर देखते हैं। फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्क। इनिमिटेबल। आपको मालूम होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कभी कभी आपसे मीनिंग भी पूछ लेता है, क्योंकि पर्टिकुलर मीनिंग का ही कोई एक सब्स्टिट्यूशन होता है। इसलिए इसको भी आपको बहुत ध्यान देते जाना है। तो चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन नंबर ए, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इनकेपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड, इनकेपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड, अ लिस्ट ऑफ गुड्स। देखते हैं, अब इन सभी की हिंदी भी जान लेते हैं थोड़ा। इनिमिटेबल क्या होता है? इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, जो पहुंचने में असमर्थ हो। ठीक है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड, जो विश्वास करने में असमर्थ हो। इनकेपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड। ठीक है, तो अब इसमें क्या आपको बताना है? देखिए, अब इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, यही इसका बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। बिल्कुल यही इसका आपको सही उत्तर है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट राइट? तो यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। और इनिमिटेबल का सही अर्थ क्या है? नकल करने में असमर्थ। ठीक है, तो इनिमिटेबल का सही उत्तर क्या हुआ? इनकेपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर देखते हैं। चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अ लवर ऑफ मैनकाइंड। वह जो मानवता से प्रेम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखते हैं। थीस्ट, वेटरन, फिलंथ्रोपिस्ट, ओमनीपोटेंट। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या हो सकता है? देखिए, थीस्ट क्या होता है, सबसे पहले हमें समझना है कि थीस्ट होता क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें सभी की मीनिंग अगर नहीं पता होगी तो हम क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप इंग्लिश में सभी की मीनिंग भी नोट करते जाइए। थीस्ट देखिए क्या होता है। थीस्ट होता है आस्तिक। आपने सुना होगा कि आस्तिक और नास्तिक दो होते हैं। ठीक है, तो थीस्ट होता है आस्तिक, पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इट इज नोन एज थीस्ट। तो गॉड से रिलेटेड, तो लवर ऑफ मैनकाइंड से उससे कोई मतलब नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। वेटरन। देखिए, वेटरन क्या होता है? पर्सन हैज वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस। वह व्यक्ति जो अनुभवी होता है उसको हम वेटरन बोलते हैं। इसका भी कोई संबंध नहीं है। अब देखते हैं ओमनीपोटेंट। देखिए, ओमनीपोटेंट क्या है? ओमनीपोटेंट होता है सर्वशक्तिमान, एबिलिटी और स्किल टू डू एवरीथिंग, इट इज नोन एज ओमनीपोटेंट। तो इन सभी तीनों ऑप्शंस का कोई इससे मतलब नहीं निकलता है।
अ लवर ऑफ मैनकाइंड इज नोन एज, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फिलेंथ्रोपिस्ट। तो फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है? अ लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता से प्यार करे, मानव से प्यार करे, वो होता है फिलेंथ्रोपिस्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइए और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक भी करते जाइए ताकि आपके जरिए दूसरों को भी मौका मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, टू मेक मोर रैपिड इन स्पीड। देखिए, स्पीडियर, एसिलरेट, एब्डिकेट, नन ऑफ द अबव। टू मेक मोर रैपिड इन स्पीड, देखिए हम स्पीड बढ़ाने की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है आप बताइए। स्पीडियर क्या होता है? सबसे पहले आप ये बताइए स्पीडियर क्या होता है, ये हमको पता होना चाहिए। अगर हमें सबकी मीनिंग नहीं मालूम होगा तो हम क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, स्पीडियर जो होता है वो होता है फास्ट, क्विक, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे एब्डिकेट पर। एब्डिकेट क्या होता है? त्यागना होता है, टू गिव अप समथिंग। अब हम बढ़ते हैं एसिलरेट। एसिलरेट क्या है? यही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, एसिलरेट। टू मेक मोर रैपिड इन स्पीड, एसिलरेट। इज इट क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं स्क्रीन पर। मेंटल वियरीनेस फ्रॉम लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब देखते हैं क्या है इसका आंसर। मेंटल वियरीनेस फ्रॉम लैक ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन देख लीजिए, एग्जाइल। अब सबसे बड़ी बात ये होती है, देखिए बहुत अच्छे से आप समझिए, इंग्लिश में सबसे टफ होता है प्रोनाउंसिएशन, कि अगर आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। और जिसका आपको राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम है तो आप उसी ऑप्शन के बगल में आप उसकी हिंदी में आप उसका प्रोनाउंसिएशन लिख लीजिए ताकि आपको सहूलियत महसूस हो सके। आप जब बोलेंगे तो वो हिंदी में अगर आपने लिख लिया होगा तो आप उसको सही से बोल सकेंगे। तो देखिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? आन्वी है। क्या है? आन्वी। ये इन्यू नहीं बोलेंगे इसको, ये बोलेंगे आन्वी। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, आन्वी। मैं लिख देता हूं, आन्वी। इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। मेंटल वियरीनेस फ्रॉम लैक ऑफ इंटरेस्ट, एग्जाइल, आन्वी, इनंशिएट, एक्सपिएट। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए एग्जाइल क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, एग्जाइल होता क्या है एक्चुअली। देखिए एग्जाइल जो है वो होता है देश निकाला, ठीक है। अब देखते हैं इनंशिएट क्या होता है। इनंशिएट होता है उच्चारित करना, टू एक्सप्रेस एन आइडिया क्लियरली। इज इट क्लियर? सही से उच्चारित करना। एक्सपिएट, मेक अमेंड्स फ्रॉम रॉन्ग डूइंग। एक्सपिएट जो होता है मेक अमेंड्स फ्रॉम रॉन्ग डूइंग, सही कभी गलत करने जा रहे हैं तो उसमें हम पहले ही सुधार कर लेते हैं तो उसको हम एक्सपिएट बोलते हैं। लेकिन प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? मेंटल वियरीनेस फ्रॉम लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका जो है आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आन्वी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आन्वी इज नोन एज मेंटल वियरीनेस फ्रॉम लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आता है तो आप प्लीज लाइक करिए। चलिए बढ़ते हैं। व्हाट आर द वर्ड्स दैट इज स्पेल द सेम बैकवर्ड्स कॉल्ड। देखिए वो कौन से वर्ड्स हैं तो बिल्कुल एक विलोम शब्द बिल्कुल प्रदर्शित करते हैं। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं, एनाग्राम। एनाग्राम क्या होता है? वाक्यांश के पूर्ण वर्णों का नए शब्द बनाते समय स्थानांतरण। एनाग्राम क्या होता है? वाक्यांश के वर्णों का नए शब्द बनाते समय स्थानांतरण। एब्रीविएशन क्या होता है? देखिए हमने बहुत पढ़ा होगा ये एब्रीविएशन, इंग्लिश में अक्सर पढ़ते हैं। जैसे आपने लिख लिया CFL, तो CFL का कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प का जो एब्रीविएशन क्या है वो है CFL। तो इस तरह से संक्षिप्त नाम जो होता है उसको हम एब्रीविएशन बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्रॉसवर्ड। क्रॉसवर्ड क्या होता है इसको देखते हैं।
देखिए, क्रॉसवर्ड जो होता है वो होता है वर्ग पहेली। वर्ग पहेली होती है जो हम स्क्वायर स्पेस में लिखने से जो अरेंज करते हैं उसको हम क्रॉसवर्ड बोलते हैं। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। पैलिंड्रोम जो है ये होता है विलोम पद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? पैलिंड्रोम विलोम पद। तो देखिए जो इसका उत्तर होगा ये क्या हो सकता है, ये आप फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उत्तर आपको देता हूं मैं। व्हाट आर द वर्ड्स दैट स्पेल द सेम बैकवर्ड्स कॉल्ड? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पैलिंड्रोम, विलोम पद। ठीक है, अ पैलिंड्रोम इज अ वर्ड फ्रेज नंबर ऑफ अदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर which reads the same backwards as for words such as madam, racer, etc. Is it clear? तो आज की क्लास आपकी समाप्त होती है और इसी के साथ टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।